अब सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स का एक थोड़ा सा इशू देख लेते हैं, ठीक है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स के ऊपर में भी रिसेंटली जो है सब्सिडीज अनाउंस हुई थी कि कितना आगे वाले बजट के लिए, तो ये तो हमेशा हर साल अनाउंस होती है। बट एक ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 के अंदर में इकोनॉमी का जो सेगमेंट है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब पेपर 2 पार्ट 2 में सेक्शन 2 में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब सब्सिडी के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सब्सिडी देना सही है या कोई इसका अल्टरनेटिव हो सकता है, क्या नुकसान है इसके, तो या फिर क्या सब्सिडी डिपेंडेंट हमारा फार्मर हो गया है, या किस हद तक सब्सिडी देना फार्मर्स के लिए जरूरी है, उनके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उनको ना फेस करना पड़े इसके। तो एक दो चीजें हमको बस यहाँ पे याद रखनी है। वैसे ज्यादा चांस नहीं है कि पूछेगा, बट फिर भी देख लेते हैं, ज्यादा इसमें वक्त भी नहीं देंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स वगैरह पे सब्सिडी हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी इंश्योर रहे। अगर यही प्रॉब्लम देखो, आपने तुरंत एक केस स्टडी का आप एग्जांपल दे सकते हो। केस स्टडी है श्रीलंका की। हाँ, श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दिया, वह फर्टिलाइजर वगैरह बैन ही कर दिया उसने पूरा का पूरा। तो भी क्या हुआ, अचानक से प्रोडक्शन नीचे गिर गया, उत्पादन घट गया उसका कृषि का। जैसे ही कृषि उत्पादन घट जाएगा नीचे के ऊपर में, तो क्या होगा, नीचे जब कृषि उत्पादन हो जाएगा तो फिर आप कैसे हैंडल करोगे चीजों को, आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट बिल बढ़ गया उसका। कृषि उत्पादन घटा, ठीक है, तो इंपोर्ट बिल बढ़ गया इसका। और उसके बाद टूरिज्म हैम्पर कर चुका था आपका, पहले तो कोविड और उसके बाद दूसरा आपका जो है ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह यूरोप वगैरह में जो चल रहा था। और फिर तीसरा जो ईस्टर बॉम्बिंग हो गई, तो लोगों को लगा कि श्रीलंका जाना सेफ नहीं है, ठीक है। तो ये सब के बाद में तो श्रीलंका इसके बाद उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। तो ठीक है, फर्टिलाइजर्स हमको हटाना है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप ऐसे नहीं ना कर सकते कि यार छोटा बच्चा है तो आप बोलेंगे बच्चा को देखो दुनिया में स्वावलंबन का प्रिंसिपल होना चाहिए, सब काम अपने से। तुम 2 दिन पहले जन्म लिया तो क्या फर्क पड़ता है, तुम सारा काम खुद से करेगा, तो बच्चा बचेगा ही नहीं। उसको पहले बात है कैपेसिटी बिल्डिंग तो करो उसको कि वो स्वावलंबी हो जाए। तो वही चीज जो है केस स्टडी बताइएगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर इंश्योर रहे। और दूसरा है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी बढ़ती रही है, जो आपका जो है कृषि उत्पादकता है, ये आपको बताना है कि रखना पड़ेगा आपको। या इसमें एक बात और आप बता दीजिएगा कि आई एम नॉट रॉन्ग, तो नीति आयोग ने बोला था कि एग्रीकल्चर में अराउंड 4% का ग्रोथ चाहिए होगा हर साल, तब जा करके हम नेशनल लेवल पे 8 से 10% का जीडीपी का ग्रोथ को मेंटेन कर सकेंगे आने वाले टाइम में। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिना बढ़ाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको जो है कृषि क्षेत्र में 4% तक का वार्षिक दर से जो है हमको ग्रोथ चाहिए होगा, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। 8 से 10% का जो है लॉन्ग टर्म पीरियड में या मीडियम टर्म पीरियड में हम ग्रोथ को लेवल को अचीव नहीं कर सकते हैं। फूड इन्फ्लेशन को चेक में रखने के लिए जरूरी है। अगर एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स महंगे हो गए, तो फर्टिलाइजर महंगा होगा तो पूरा का पूरा फूड जो आपका है फूड मार्केट, उसमें का प्रोडक्शन ही कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फूड महंगा मिलेगा, खाना महंगा मिलेगा, तो खाना जैसे ही महंगा मिलेगा तो फूड सिक्योरिटी इंडिया की हैम्पर कर जाएगी, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, और आप बता सकते हैं कि रिसेंटली जो है फूड इन्फ्लेशन अराउंड 8 to 10% के आसपास पहुंचे, तो हम लोग देखेंगे अभी फूड इन्फ्लेशन के बारे में कि कितना है एग्जैक्ट डेटा। अभी तो 10% के आसपास में फूड इन्फ्लेशन पहुंच गया था हमारे देश का, तो ये बहुत चिंताजनक बात थी। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मर को थोड़ा सा इंश्योर करने के लिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा तभी जाकर के फार्मर के पास मार्जिन बचेगा, है ना, कमाने का। हाँ, वो तो कर ही दिया हमने, प्रोडक्टिविटी तो बता ही दिया। हम ये कह रहे कि अब फार्मर, मान लो कि अगर 60 रुपया में बिक रहा है टमाटर और 50 रुपया का फार्मर ही को पड़ रहा है, तो मुश्किल है ना, इसी को 40 रुपये कर दो तो 20 रुपया कमाएगा फार्मर। तो जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी तुम दे रहे हो ओवरऑल उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाएगा ना वो। निगेटिव क्या है, अब सस्ता कोई चीज मिलता है ना, तो वही है कि मलयागिरी की भील नहीं चंदन दिया जलाए, वही हाल हो जाता है। एकदम पूरा खेत में यूरिया छिटा रहा है, सो छिटा ही रहा है, ठीक है, तो ओवर यूज हो जाता है। और दूसरा क्या है, जो फर्टिलाइजर्स के जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल डुअल पर्पस के लिए भी हो सकता है, मतलब हम उसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज वगैरह में भी कर सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अब कॉन्टैक्ट किया हुआ है इंडस्ट्री वाला, ठीक है, और यहाँ से उसको नाइट्रोजन की जरूरत थी, इसने यूरिया यहाँ से उठा लिया सब्सिडी वाला, डाइवर्जन हो गया,
नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये दिक्कत है। फिस्कल बर्डन की बात कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप देखो सब्सिडी दोगे तो सरकार के ऊपर में बोझ तो पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में ट्रेड डेफिसिट भी इंडिया का जो है आ जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा, जो खाद्य में हम फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो उसका टॉप इंपोर्टर है क्रॉप न्यूट्रिएंट का इंडिया, ठीक है। 30% भारत का यूरिया का डिमांड बाहर से फुलफिल होता है बहुत, और यूरिया बहुत बड़ा लेवल पे हम जब प्रोक्योर करेंगे तो एक तरह से ये हमारे देश के इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है? इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए। पहली बात तो हम डायरेक्टली वी कैन नॉट थ्रो द बेबी आउट ऑफ द बाथ टब, है ना, डायरेक्टली बाहर फेंक नहीं सकते। तो दूसरी बात है कि इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, वाइडर कंसल्टेशन करना चाहिए कि किस प्रकार से हमें क्या करना है। सब्सिडी को खत्म नहीं करना है, एलिमिनेट नहीं करना है, हमें सब्सिडी को रैशनलाइज करना है, विवेकपूर्ण इस्तेमाल, ठीक है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा शोध करने की जरूरत पड़ी, तो शोध करेंगे, हम एक परिचर्चा करेंगे, उसको बोलेंगे भाई डिमांड में कमी हो, डिमांड सप्लाई को जो है थोड़ा सा बैलेंस आउट किया जाए और उसके हिसाब से काम करें। और जो भी निर्णय लें इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। क्या है कि भाई हम सब्सिडी पे पैसा बचा करके लोगों को मरते तो नहीं छोड़ सकते ना, ये स्थिति है। इंटरनेशनल पॉलिसीज जो हैं और प्रैक्टिसेस जो हैं, एंड प्रैक्टिसेस, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय जो बेहतर जो तौर तरीके हैं उनका अनुपालन करें, हम बैलेंस यूज करें, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करें। और यहाँ पे जो है वो कौन सा है अपना इनिशिएटिव अभी जो है बायो फर्टिलाइजर्स का, ये मदर है, मदर पीएम प्रणाम, यस, एमिलियोरेटिंग मदर अर्थ वाला है ना, पीएम प्रणाम, हम लोग देखेंगे उसको। तो पीएम प्रणाम हो गया, है ना, परंपरागत कृषि योजना हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है इसका इसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सारे स्कीम्स, ठीक है। बिहार में अगर बात करें तो अभी जो है ये कौन सा ऑर्गेनिक कॉरिडोर हो गया, जैविक कृषि कॉरिडोर है ना, तो वही उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में वही बायो फर्टिलाइजर्स के यूज को हम बढ़ावा देंगे,